नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 में। आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। तो तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से 1413 तक था और ये सबसे लंबा इनका समयकाल था। दिल्ली सल्तनत के अगर हम बात करें तो उसमें सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तुगलक वंश का था। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं बट कुछ जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला था गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। इसने फाउंडेशन की थी किसकी? तुगलक वंश की, मतलब ये इसी ने स्थापित किया था। फिर उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक 1375 से 1325 से 1351। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिर तुगलक शाहबुद्दीन, अबू बकर, मोहम्मद शाह और हुमायूं खां। और अंतिम रहता है महमूद शाह, या जिसे नासिरुद्दीन महमूद भी कहते हैं। और ये जो महमूद शाह था या नासिरुद्दीन, इसी के समय पे 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो इंपॉर्टेंट कौन-कौन से हैं? गयासुद्दीन तुगलक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने फाउंड किया था तुगलक डायनेस्टी को। फिर मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला महमूद शाह तुगलक, महमूद शाह या नासिरुद्दीन महमूद। तो शुरू करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। 1320 से 1325 तक इसका शासक था। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था? गाजी मलिक था और इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। मंगोलों को बार-बार पराजित किया इसने और इस कारण इसकी जो नाम था या इसकी उपाधि मिली थी मलिक उल गाजी। तो मलिक उल गाजी की उपाधि किसकी थी? मलिक उल गाजी की उपाधि थी गयासुद्दीन तुगलक से। तो इसके नाम में भी गा है और उपाधि में भी गा है, तो आसानी से याद रख सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई थी और किस लिए दी गई थी? क्योंकि ये मंगोल जो बार-बार आक्रमण करते थे उनको ये पराजित करता था, मंगोलों को। वाह! यानी कि गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जो मानता था कि राज्य की आय में वृद्धि भू राजस्व में वृद्धि द्वारा नहीं, बल्कि उत्पादन में वृद्धि द्वारा की जानी चाहिए। यानी कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो भू राजस्व बढ़ाना चाहिए, ना कि राज्य की आय बढ़ा देनी चाहिए कि मतलब भू राजस्व बढ़ा दो तो उससे राज्य की आय बढ़ानी चाहिए। नहीं, पहले उत्पादन बढ़ाइए फिर उसके ऊपर उस हिसाब से अपना भू राजस्व बढ़ाइए। और इसने कृषि को मतलब सपोर्ट करने के लिए क्या किया था? इसने नहरों का निर्माण किया था और ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। तो नहरों का निर्माण कराने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, वो था गयासुद्दीन तुगलक। और आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसके समय में किया गया? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया, वो था गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कब हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में। आगे देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने सड़कों की मरम्मत कराई और पुल निर्माण करवाए, ठीक है। बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में डाक व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ थी। तो इसकी डाक व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ थी। इसने नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत में शुरू कराया। और अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो ने इसके लिए बोला था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानी था, तो इसके लिए अमीर खुसरो ने बोला था कि सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाया रहता है। यानी कि ये बहुत ही अधिक विद्वान था। ऐसा किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इनका मनमुटाव रहता था। गयासुद्दीन का किसे? निजामुद्दीन औलिया से। तो एक बार क्या हुआ, ये बंगाल गया था अपने किसी मिशन के लिए। तो बंगाल से जब ये वापस लौट रहा था तो इसने तो ये औलिया को दंडित करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ा। तो दिल्ली उन्होंने क्या नाम है, निजामुद्दीन औलिया ने, हाँ, निजामुद्दीन औलिया ने इसके लिए कहा था, हुनोस दिल्ली दूरस्तु। मतलब काफी बार आप सुनते रहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब ऐसा ये कैच फ्रेज बोला जाता है कहावत के तौर पर कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब अभी इस काम के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, तो हुनोस दिल्ली दूरस्तु। तो ये किसने बोला था? बोला था निजामुद्दीन औलिया ने। और किसके लिए बोला था? ये ज्यादातर पूछा जाता है किसके लिए बोला था? तो बोला था गयासुद्दीन तुगलक के लिए। 1321 में उसने अपने पुत्र जूना खां, जिसका नाम था यानी मोहम्मद बिन तुगलक इसका पुत्र था, उसका बचपन का नाम था जूना खां या जोना खां, को तेलंगाना पर आक्रमण के लिए भेजा। तेलंगाना को सल्तनत में मिला लिया। तो तेलंगाना को इसने मिलाया और फिर वारंगल का नाम इसने बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। फिर राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक को विश्व का खान कहा गया है। फिर कौन सा अभिलेख में? राजमुंद्री अभिलेख में ये पूछा गया है। जूना खान ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए अफगानपुर के निकट लकड़ी का महल बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए लकड़ी का एक महल बनवाया था और इसी महल से गिरकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। अब कुछ इब्न बतूता, बरनी, अबुल फजल और बदायूनी लोग कहते हैं, मतलब जो हिस्टोरियन है, इन्होंने बोला कि ये जो था ये इसने षड्यंत्र रचा था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जोना खान ने अपने पिता को मरवाने के लिए। ये ऐसा इब्न बतूता, बरनी और अबुल फजल तथा बदायूनी ने लिखा है। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक था।
अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात ये जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में सुल्तान बना। तो पूछा जाता है कि जोना खां किसका नाम था, तो जोना खां बचपन का किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का। इससे इतिहास में एक बुद्धिमान तथा मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। बुद्धिमान इसलिए क्योंकि जो इसने कुछ काम किए थे वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थे, आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, मतलब कोई उस बारे में सोच भी नहीं सकता था। और मूर्ख इसलिए क्योंकि वो पूरा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, उन जो भी अभियान इसने चलाए उनको पूरा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, यानी अंत तक नहीं ले जा पाया। तो इसलिए इसे बुद्धिमान तथा मूर्ख शासक दोनों कहते हैं। इसका मूल नाम जोना खां या जौना खां था। इसे कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इसे उलूग खां की उपाधि दी गई थी। तो उलूग खां की उपाधि किसकी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की। और इसका बचपन का नाम जौना खां, जौना खां उलूग खां मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है। ठीक है, इसके काल में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को यानी अफ्रीका का यात्री आया था, इसका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता किसके काल में आया था, मोरक्को के काल में, मोरक्को से आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ये पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। और किसके टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इसने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया एवं राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो इसने क्या किया, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और राजदूत बनाकर उसे चीन भेजा था। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परियोजनाएं शुरू की तथा ये परियोजनाएं निम्न थी। तो बर्नी ने लिखा है, इतिहासकार है, इसने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परियोजनाएं चालू करी थी। और अब जो है एग्जाम्स में क्या पूछते हैं, इन परियोजनाओं का ऑर्डर पूछते हैं, क्रोनोलॉजी पूछते हैं कि कौन सी किस क्रम में हुई। तो देखते हैं, जो मोस्ट फेमस इसकी 5 परियोजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की। तो सबसे पहले इसने राजधानी परिवर्तन किया। इसने राजधानी को बनाया था दौलताबाद, है ना। इसने दौलताबाद नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, देवगिरी से दौलताबाद किया और इसने दौलताबाद को राजधानी बनाया। फिर इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। फिर इसने खुरासान अभियान किया, फिर इसने कराची अभियान किया और फिर इसने दोआब में कर वृद्धि की। तो आगे एक एक करके हम इन सबको देखेंगे, बट एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। तो राजधानी परिवर्तन इसने सबसे पहले किया, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, फिर खुरासान अभियान किया, फिर कराची अभियान किया और फिर दोआब में कर वृद्धि की। अब सबसे पहले देखते हैं राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी परिवर्तन कब से कब तक, 1326 से 1327 के बीच में इसने राजधानी परिवर्तन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद कर दिया एवं इसे अपनी राजधानी बनाया। किसको, दौलताबाद को। और पहले क्या नाम था, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। विद्रोहों के कारण शीघ्र ही दक्षिण क्षेत्र सल्तनत से बाहर हो गया और देवगिरी को राजधानी बनाए जाने का औचित्य ही समाप्त हो गया। ठीक है, इसने मतलब सोचा था कि दक्षिण को हम मैनेज कर लेंगे दौलताबाद राजधानी बना के, बट देवगिरी वहां से आते ही अपना दक्षिण का क्षेत्र इसके राज से वापस चला गया। तो मतलब उसका कोई वो रहा ही नहीं, औचित्य नहीं रहा दौलताबाद का। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया। तो सांकेतिक मुद्रा में क्या था, टोकन मनी। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी हो गई के कारण तांबे व कांसे के सिक्के चलाए और इन सिक्कों का मूल्य क्या किया, इसने चांदी के बराबर कर दिया। जैसे अभी गवर्नमेंट क्या करती है, जो कागज की मुद्रा चलाती है, जो हम लोग नोट देखते हैं या स्टील या लोहे के जो सिक्के होते हैं, तो उनकी वैल्यू एक के बराबर उसी वैल्यू का सोना अपने पास रखती है। बट इसने क्या किया, इसने चांदी की कमी के कारण तांबे और कांसे के सिक्के चला, उनकी वैल्यू एकदम बराबर कर दी। तो लोग क्या करने लगे, लोग अपने घर में या नकली सिक्के छापने लगे। तो जनता ने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, बहुत अधिक मात्रा में नकली सिक्के बनने लगे। इसके बदले सुल्तान को खजाने से असली सिक्के देने पड़े, जिससे खजाना खाली हो गया एवं योजना विफल हो गई। अब खुरासान अभियान देखते हैं। सुल्तान ने यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां कब्जा करना चाहा। कहाँ, मध्य एशिया में। तो खुरासान अभियान कहाँ किया इसने, मध्य एशिया में कब्जा करना चाहा, लेकिन इसके लिए 3,70,000 लोगों की एक विशाल सेना तैयार की इसने। अब देखो, इतनी विशाल सेना का खर्चा भी तो करोगे, उसको खाना रसद भी तो दोगे। ठीक है, वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया और 1 वर्ष का वेतन पूरे सैनिकों को पहले ही दे दिया। परंतु क्या हुआ कि खुरासान में स्थिति सामान्य हो गई, जो वहां पे अव्यवस्था थी वो ठीक हो गई। तो ये भी विफल हो गया और उसके सारे जो पैसे थे वो भी चले गए। फिर उसके बाद इसने कराची अभियान करा। तो वही इसको बोलते हैं ना कि बुद्धिमान और मूर्ख, मतलब इसने एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जो योजनाएं बनाई थी, बट क्या हुआ कि उनको जो क्रियान्वयन था उसमें ये फेल हो गया। तो क्रियान्वयन नहीं कर पाया, इसलिए इसको बुद्धिमान और मूर्ख कहते हैं। कराची अभियान, यह अभियान खुरासान के तुरंत बाद कुल्लू, कांगड़ा अथवा कुमाऊं पहाड़ी में स्थित कराची के शासक के विरुद्ध था। इसमें सुल्तान को जनधन की हानि हुई, परंतु कराची के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसमें थोड़ी सी इसको मतलब इसको सफलता मिली कराची में। फिर था दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब क्षेत्र में इसने कर वृद्धि करी, लेकिन जिस जिस साल इसने दोआब में कर वृद्धि करी उसी साल वहां पे सूखा पड़ गया, मतलब अकाल पड़ गया। और अकाल इतना भयानक पड़ा कि जो किसान थे उन्होंने खेती करना ही बंद कर दिया।
तो असफल योजना और राजकोषीय को हानि हुई थी। अब देखो ऊपर वाली जितनी भी इसने असफल योजनाएँ की थी, उनसे समय धन तो खर्च होता ही है। तो इसकी पूर्ति के लिए इसने क्या किया कि जो दोआब क्षेत्र था, उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र, वो तो इसलिए इसने सोचा कि कर बढ़ा देंगे तो थोड़ा रेवेन्यू आ जाएगा, है ना? लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से इसी वर्ष उस क्षेत्र में एक अकाल पड़ गया। किसान एवं जमींदारों से कर वसूलने में फिर सख्ती बरतने लगा कि भाई चाहिए, बट उनके पास जब था ही नहीं तो वो देंगे कैसे? तो इस स्थिति में किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया एवं उपज को आग लगा दी एवं शक्तिशाली जो जमींदार थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। तो इतिहास में संभवतः यह पहली बार हुआ जब किसानों ने खेती बंद कर दी। तो ये भी बहुत बुरा बैकफायर कर गया इसके ऊपर। इस प्रकार सुल्तान सुल्तान की यह योजना भी विफल रही। अब कुछ अन्य तथ्य भी देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना की। तो ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि दीवान-ए-कोही जो विभाग था, वो किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और ये किस से संबंधित था ये विभाग? मतलब इसका काम क्या था? तो ये कृषि के विकास को देखता था। तो कृषि के विकास के लिए या कृषि से संबंधित एक विभाग बनाया था दीवान-ए-कोही। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसका जो प्रधान होता था उसे अमीर-ए-कोही कहते थे। कई बार ये पूछा गया है दीवान-ए-कोही किससे रिलेटेड था? कृषि के विकास से रिलेटेड था और किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली में प्लेग यानी ब्लैक डेथ नामक महामारी फैली। इस कारण सुल्तान कुछ वर्ष के लिए कन्नौज के निकट जाकर रहने लगा। तो एक बार पूछा जाता है कि प्लेग यानी ब्लैक डेथ नामक महामारी किसके काल में फैली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो सब कुछ इसके साथ, मतलब इसके समय में सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। इब्न बतूता ने समकालीन पुस्तक, तो इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रिहला लिखी है। और इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को का से आया था। और इब्न बतूता को ही इसने अपना दूत बनाकर चीन में भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने होली का त्योहार मनाया। ये भी प्रश्न पूछा गया है, शायद पीसीएस में पूछा गया है कि किसने, कौन-सा दिल्ली सुल्तान का कौन-सा सुल्तान था जिसने होली का त्योहार मनाया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब इसने जनता के साथ जाकर बीच में होली का त्योहार मनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण दिया था। ये भी पूछा गया है, जो जैन विद्वान राजशेखर थे उनको संरक्षण किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में हिंदू राज्य विजयनगर एवं मुस्लिम राज्य बहमनी, अब विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर दोनों इसी के टाइम में इस्टेब्लिश हुए दक्षिण में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया तथा अकाल पीड़ितों, जो इसके काल में भयंकर अकाल पड़ा था, जब उसने दोआब में कर वृद्धि करी थी, तो इसने क्या बनाया था? अकाल संहिता एक की तैयारी करवाई थी। मतलब अकाल से कैसे निपटना है उसके लिए। और भूमि के आकलन और जो आंकड़े हैं उनको लिखने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया था जिसको बोलते हैं अकाल संहिता। तो अकाल संहिता किसने तैयार कराई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में सर्वाधिक विद्रोह हुए। हाँ, ये विद्रोह तो हुए ही क्योंकि अंट-शंट ये फैसले लेता था। मतलब लेता तो अच्छा ही था बट वो क्रियान्वयन नहीं कर पाता था, इसलिए। और थोड़ी-सी इसकी किस्मत भी खराब थी। अंततः 1351 में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए इसकी मृत्यु हो गई। अब जब इसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा था कि अंततः सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये लिखा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किसने बोला था और किसके लिए बोला था? तो बदायूनी ने बोला था, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। तो ये कौन था? ये उसका चचेरा भाई था। बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था ठट्टा, जो कि सिंध में पड़ता है। ठट्टा शायद देवल बंदरगाह के पास में था। तो ठट्टा सिंध में पड़ता है, वहाँ पे इसका राज्याभिषेक हुआ। इसने ब्राह्मणों पर भी जज़िया लगाया। अब ये इसका एक नोटिसेबल पॉइंट है और काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन-सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जज़िया लगाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इससे पहले तक ब्राह्मणों पर और बच्चों तथा महिलाओं पर जज़िया कर जो था वो नहीं देना पड़ता था। बट फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जज़िया लगाया। बाद में जजिया, और थोड़ा-सा एक और पॉइंट देखते हैं कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने, और कासिम ने पहला आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने खराज, जो कि लगान होता है, खुम्स यानी लूट का माल जो लूटते हैं उसे खुम्स कहते हैं, जजिया यानी गैर मुसलमानों पर, यानी कि मुसलमान छोड़ के जो अन्य धर्म वाले थे, ज़्यादातर हिंदू ही थे मतलब, जजिया और बौद्ध वगैरह, जजिया गैर मुसलमान पर लगने वाला कर, और ज़कात जो मुस्लिम आय से कर जो मुस्लिमों पर ही खर्च किया जाता है। तो खराज, खुम्स और जजिया तथा ज़कात, इनको छोड़कर अन्य सभी कर समाप्त कर दिए थे। तो कौन-कौन से कर लेता था ये? खुम्स लेता था, जजिया लेता था, ज़कात लेता था, खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात,
ये और इनको छोड़ के बाकी सारे समाप्त कर दिए थे। बट इसने सिंचाई पर एक नया कर लगाया था जिसका नाम था हक़-ए-शर्ब। तो हक़-ए-शर्ब जो कि एक सिंचाई कर था, ये किसने लगाया था? तो फिरोज़ शाह तुगलक ने। तो फिरोज़ शाह तुगलक ने कौन-सा एक नया कर लगाया था? वो था हक़-ए-शर्ब यानी कि सिंचाई कर। अब फिरोज़ शाह को आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक को आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये हम अभी आगे जान जाएँगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे नगर बसाए। इसने सबसे ज़्यादा नहरें इसके काल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ। इसने बहुत सबसे ज़्यादा इसने नगर भी बसाए और देखते हैं कौन-कौन से नगर बसाए जो उनमें से कुछ फेमस दिखते हैं। तो हिसार, फिरोज़ाबाद इसके नाम से ही है, फ़तेहाबाद और जौनपुर। जौनपुर इसने अपने भाई ये ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक क्योंकि उसके बचपन का नाम जौना खां था, तो उसकी याद में इसने जौनपुर बसाया था, फ़तेहाबाद बसाया, फिरोज़ाबाद बसाया और हिसार बसाया। और इसने दिल्ली में फिरोज़ शाह कोटला नगर बसाया था, तो जो फिरोज़ शाह कोटला वाला एरिया है, वो इसी ने ही बसाया था। ठीक है? तो मैक्सिमम सिटीज़, बिल्डिंग एंड फॉर्मेशन इसी के काल में हुई। अगर सल्तनत काल में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शहर, सबसे ज़्यादा मतलब इमारतें किसके समय में बनी, तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें बनी थी फिरोज़ शाह के समय में। फिरोज़ शाह तुगलक ने नागरकोट अभियान ये पूछा गया है अभी यूपी पीसीएस 2023 पिछले साल ही यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि ये पूछा था कि 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? ये पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट उठा के पूछ लिया था कि फिरोज़ शाह तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किससे करवाया था? तो कराया था तालिब अमोली ने। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप का पॉइंट था। मतलब मुझे लगता है बहुत ही कम ही लोगों को आता होगा उस समय। तो फिरोज़ शाह तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किससे करवाया था? तालिब अमोली से। आगे देखते हैं, फिरोज़ शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल की मुरम्मत करवाई तथा 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। तो इसके काल में क्या हुआ कि जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू कराई थी और इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाई थी, उसमें क्या हुआ बिजली गिरने से उसकी जो चौथी मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो फिरोज़ शाह तुगलक ने ना केवल चौथी मंजिल बनवाई बट उसके ऊपर एक 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। ठीक है? तो इसका भी कंट्रीब्यूशन कुतुब मीनार में माना जाता है। और उसने क्या किया मेरठ और टोपरा में अशोक स्तंभ स्थित थे, वो ये दिल्ली लेकर आया था। तो ये पूछा जाता है मेरठ और टोपरा जो स्थित अशोक स्तंभ है, मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज़ शाह तुगलक लेके आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिरोज शाह ने दासों के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की। अच्छा इसको दासों से जो रहते थे, गुलाम रहते थे, उनसे अत्यंत लगाव था और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा अगर पूछे गुलाम या दास किसके समय में थे, तो इसी के समय थे। इसके समय में लगभग 1,80,000 के अ, आस-पास गुलाम या दास थे। संख्या थी 1,80,000 और जो इसके खुद पर्सनल जो दास थे, उनकी संख्या लगभग 8,000 की थी। तो सबसे ज़्यादा गुलाम या सबसे ज़्यादा दास किसके समय में थे? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। 1,80,000 टोटल थे और खुद इसके पर्सनल दास कितने थे? वो थे 8,000 के आस-पास। ये पॉइंट्स पूछे गए हैं। फिरोज़ शाह ने दासों के लिए और इसने दासों के लिए कौन-सा बनाया? दीवाने बंदगान। तो बंदगान से मतलब आइडिया लगा सकते हो कि बंदगान से मतलब बंद है, तो दास। ठीक है? तो दीवाने बंदगान दास। उसने महिलाओं तथा बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवान खैरात दान विभाग की स्थापना की और ये यूपीपी से 2013 में पूछा गया था कि खैराती अस्पताल था, उसका नाम था दारुल शफ़ा। तो दारुल शफ़ा के नाम से इसने खैराती अस्पताल शुरू करे थे। ठीक है? तो क्या कौन-कौन से करे? इसने दासों के लिए दीवान बंदगान विभाग बनाया, महिलाओं बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवान खैरात दान विभाग बनाया तथा खैराती अस्पताल दारुल शफ़ा की स्थापना भी इसी ने की, फिरोज़ शाह तुगलक ने। और एक इसने थोड़ा बुरा काम किया था, वो क्या किया था? इसने थोड़ा क्या मतलब बहुत ही बुरा काम किया था। फिरोज़ शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी मंदिर को हानि पहुँचाई थी या मतलब उसको तोड़ने का प्रयास किया था। ये बहुत बुरा काल था इसका। आगे देखते हैं और इसने क्या किया? इसने रोज़गार कार्यालय खुलवाया मतलब जो बेरोज़गार युवक रहते थे या बेरोज़गार इंसान रहते थे, उनके लिए इसने रोज़गार कार्यालय खुलवाया। अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम स्लेव थे इसके टाइम में लगभग 1,80,000 और जिनमें से लगभग 8,000 इसके खुद पर्सनल स्लेव थे या दास थे। तो सबसे ज़्यादा स्लेव किसके काल में थे? मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज़ शाह तुगलक के काल में। और लोक निर्माण विभाग का निर्माण कराया था, तो इसने लोक निर्माण विभाग बनाया, रोज़गार कार्यालय खुलवाया, सबसे ज़्यादा कैनाल यानी कि नहरें बनाई इसने, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई इसने, सबसे ज़्यादा शहर बसाए इसने, ठीक है? और इसने एक बेहतरीन काम किया था कि जो फल थे, फलों की क्वालिटी, फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए या बढ़ाने के लिए इसने 1200 नए बाग यानी कि ऑर्किड बनवाए थे। तो 1200 नए ऑर्किड बनवाए थे, ये मल्टीपल उसमें आया था, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन है, तो उसमें ये एक स्टेटमेंट था
कि ये किसने कराया था? तो ये इसने कराया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। 1200 नए बाग इसने बनवाए थे फलों की क्वालिटी यानी कि फलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए 1200 नए बाग बनवाए थे फिरोज़ शाह तुगलक ने। फिरोज़ शाह ने 2 नए सिक्के चलाए थे। 2 नए सिक्के, एक था अद्दा जो पहले जीतल चलता था, अ तांबे का जीतल चलता था, पीतल का, तांबे का, सॉरी, तांबे का रहता था। तो उसका आधा यानी कि सिक्का इसको बोलते हैं, तो उसका आधे वैल्यू थी तो इसलिए अद्दा बोलते थे। तो जीतल का आधा हो गया अद्दा, और बिक जो कि जीतल का शायद 1/4 होता था। और एक जो नया सिक्का चला था जो कि मोर इम्पोर्टेंट है, ये अद्दा वगैरह नहीं पूछा जाता उतना। तो फिरोज़ शाह ने शशगानी, ये पूछा गया है कि शशगानी सिक्का किसने चलाया था? तो शशगानी सिक्का चलाया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। और इसका वेट पूछा नहीं गया वैसे, बट 6 जीतल के बराबर का 1 शशगानी होता था। शशगानी ही पूछा गया है कि शशगानी नामक सिक्का किसने चलाया था? तो फिरोज़ शाह तुगलक ने। फिरोज़ शाह ने 5 मुख्य मतलब वैसे तो बहुत सारी नहरों का निर्माण किया था, बट 5 जो है वो मुख्य नहरों का निर्माण कराया था, जिनमें उलुखनी नहर है और रजबा नहर प्रमुख हैं। तो उलुखनी और रजबा इन दोनों का एज़ अ नाम लेके पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। उलुखनी नहर और रजबा नहर किसने निर्माण कराई थी? तो फिरोज़ शाह तुगलक ने। और इसके उत्तराधिकारी देख लेते हैं। तो इसके बाद आया था तुगलक शाह द्वितीय, फिर अबू बकर आया, फिर मोहम्मद शाह आया, फिर हुमायूँ खां आया, और फिर आया मोहम्मद शाह या नासिरुद्दीन महमूद। ये अंतिम शासक था तुगलक डायनेस्टी का। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन के नाम से ज़्यादा फ़ेमस है। और नासिरुद्दीन के ही काल में 1398 में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। अब देखते हैं तैमूर लंग कौन था? तो तैमूर लंग जो था वो उज़्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था, और एक कट्टर तुर्क मुसलमान था। मतलब इसकी जो जेनेटिकली ये कहाँ का था? ये तुर्की से रिलेटेड था, इसलिए तुर्क मुसलमान था। तैमूर ने तैमूरी राजवंश की स्थापना की। तैमूर चंगेज़ खां की तरह समस्त संसार को, मतलब इसका आइडियल कौन था? मतलब कि इसको ये मानता था, ये चंगेज़ खां को मतलब अपना आइडियल मानता था। उसकी तरह संसार को अपनी शक्ति से रौंदना, और सिकंदर की तरह विश्व विजेता की कामना रखता था। तो ये सिकंदर और चंगेज़ खां को अपना आइडियल मानता था। तैमूर विश्व के निष्ठुर एवं रक्त पिपासु आक्रमणकारियों में से एक था। ये भी हम देखेंगे ये ऐसा क्यों लिखा गया है। समरकंद ने मंगोल शासक के मरने के बाद तैमूर ने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो इसने सबसे पहले कहा कहाँ पे वो किया, मतलब कब्जाया, तो समरकंद को कब्जाया, फिर उसने अपना विजय अभियान शुरू करता है। फिर 1380 से 87 के बीच ये खुरासन जीतता है, सिस्तान जीतता है, फारस, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, कुर्दिस्तान, इन सबको लगातार जीतते-जीतते ये बगदाद आ जाता है। फिर बगदाद से लेके मेसोपोटामिया तक ये अपना अधिकार जमा देता है। अब इसके बाद ये इंडिया पर आक्रमण का निश्चय करता है। फिर इंडिया पे आक्रमण करता है 1398 में, और इसके आक्रमण का कारण क्या था? तो मूर्ति पूज को यानी हिंदू एवं मूर्ति पूजा को विध्वंस करना तथा इस्लाम का प्रचार करना, भारत की संपत्ति को लूटना, क्योंकि भारत उस टाइम बहुत ज़्यादा रिच था, सोने की चिड़िया था, मतलब 1/3 के आस-पास, मतलब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इंडिया की ही थी। तो भारत की संपत्ति को लूटना तथा लूट-पाट एवं विश्व को अपनी शक्ति से रौंदना, मतलब वर्ल्ड विजय इसको करना था, वर्ल्ड डोमिनेंट का इसका वो था। तैमूर का आक्रमण अब देखते हैं। तो तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398। ये पूछा जाता है ईयर एज़ इट इज़ पूछा जाता है कि कब आक्रमण किया? तो 1398 में। और किसके शासनकाल में? तो दिल्ली सुल्तनत में उस टाइम कौन था? तो वो था नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर के आक्रमण के समय खिज़र खां ने तैमूर की सहायता की थी। अब यही देखेंगे खिज़र खां आगे क्या बनता है, ठीक है? तो उसकी सहायता किसने की? खिज़र खां ने। और उस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर ने उत्तर-पश्चिम से होते हुए पंजाब को लूटा, फिर हरियाणा को लूटा, फिर ये दिल्ली पहुँचा। और ये पूछा गया है दिल्ली में इसने कितने दिन तक लूट-पाट की थी? तो इसने लगातार 15 दिन तक लूट-पाट की थी। फिर ये दिल्ली से स्त्रियों व शिल्पियों को अपने साथ ले गया। ठीक है? तो 15 दिन लगातार दिल्ली में इसने लूट-पाट की थी, और एकदम कत्लेआम मचाया था। दिल्ली में भयंकर कत्लेआम किया तथा हज़ारों लाखों लोगों को इसने काट दिया, मार दिया। मंदिर एवं मूर्ति तोड़ी इसने। तो इसलिए इसको मतलब पागल रक्त पिपासु कहा जाता है। चंगेज़ खां और तैमूर खां के सिद्धांतों में अंतर। तो तैमूर और चंगेज़ खां के आक्रमण में इतना अंतर था कि चंगेज़ खां पूरी दुनिया को एक ही साम्राज्य में बाँधना चाहता था, मगर तैमूर का जो इरादा था वो सिर्फ़ लूट-पाट करना और लोगों को मारना था। चंगेज़ के कानून में सिपाहियों को, मतलब चंगेज़ खां जो था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, और वो जो अपने सिपाहियों को जब आक्रमण करते थे तो लूट-पाट की मनाही देता, मतलब आम जनता को लूट-पाट नहीं करनी है। जबकि तैमूर जो था वो अपनी सेना को लूट-पाट और कत्लेआम की खुली छूट देता था। तैमूर के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? तो तैमूर के आक्रमण से क्या हो गया? तुगलक वंश का अंत हो गया। ठीक है? अब 15 दिन तक तुम्हारी शासनकाल में, मतलब दिल्ली में वो 15 दिन तक लगातार लूट रहा है, तो तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी कोई पावर ही नहीं है। तो जो नासिरुद्दीन महमूद था, उसकी एकदम शक्ति इसको इसने छीण कर दिया। तो सल्तनत की शक्ति को समाप्त कर एवं सल्तनत के विघटन में अहम भूमिका निभाई। विजित प्रदेशों में तैमूर खान ने खिज़र खां, जिसने इसकी सहायता की थी, खिज़र खां ने उसको अपना राज्यपाल यानी गवर्नर बना दिया, और ये खिज़र खां को
सत्ता सौंप के वापस चला गया। अब यही खिज़्र खां जो था वो हम आगे बढ़ेंगे, इसने सैय्यद वंश की स्थापना की थी। तो खिज़्र खां आगे चल के सैय्यद वंश की स्थापना करता है। तो ये तुगलक वंश के इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।